नमस्कार दोस्तों, मोक्ष सेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पार्ट 1 के अंदर माइनिंग रिग बिल्ड करने के लिए एक लकड़ी की फ्रेम बनाने के बारे में देखा। आप चाहे तो इसको एल्यूमिनियम की बना सकते हैं, वो सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर हमने एक पेन ड्राइव को हमने बूटेबल बनाया और उसके अंदर HiOS को इंस्टॉल किया। और अभी जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके अंदर हम पूरी रिग के जो हार्डवेयर सेटअप है वो करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि मैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग इलीगल एक्टिविटीज़ का सख्त विरोधी हूं और इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से है। मैं किसी को माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके बिहार के ऊपर कर रहे हैं, आप अपना रिस्क के ऊपर कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन आएंगे क्रिप्टो के ऊपर उसका हम स्वागत करेंगे और उसे मानने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। कभी हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाया हुआ है उस बिज़नेस के ऊपर वो कितने दिनों में हमारा वापस आ जाएगा, यानी कि हमारी ROI कितने दिनों में कवर हो जाएगी। तो माइनिंग ये एक बिज़नेस ही है और ये जो सेटअप पूरा कर रहे हैं उसके अंदर आपको ROI जल्दी निकालने हैं। तो अगर आप नए सारे पार्ट्स खरीदेंगे तो आपकी ROI थोड़ी सी लेट आएगी, यानी कि 12 से 15 महीना या ज़्यादा भी लग सकता है। वो आपके क्रिप्टो करेंसी की प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप पुराने पार्ट्स भी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, पुराने नए दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपकी ROI जो है जल्दी निकल के आ जाएगी। लेकिन कौन कौन से पार्ट हमें नए खरीदने चाहिए और कौन कौन से पार्ट हमें पुराने खरीदने चाहिए वो हमें कन्फ्यूजन रहती है। इस वीडियो के अंदर मैं नया और पुराने दोनों पार्ट्स का मैं कॉम्बिनेशन करने वाला हूं। और दूसरी एक बात, इस वीडियो के अंदर जो मैं पुराने पीसी जो होते हैं ना उसका कुछ पार्ट इस्तेमाल करने वाला हूं ताकि आप अपने घर के अंदर भी अगर कोई पीसी है उसको माइनिंग रिग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल हो पाए। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 सभी पार्ट। सबसे पहले लेते हैं हम पावर सप्लाई। अगर आप एक नॉर्मल पीसी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इस तरीके का आपको पावर सप्लाई देखने को मिलेगा जो कि तकरीबन आपका 450 वाट के आसपास का होता है। लेकिन इसके अंदर एक कमी ये है कि इस पावर सप्लाई के अंदर PCI केबल जो होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कभी कभी सिर्फ एक ही PCI केबल मिलता है और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता है। तो हालांकि आप इसका यूज़ कर सकते हैं 2 ग्राफिक कार्ड चलाने के लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका यूज़ ना करें क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं होता है कि आपके 2-2, 3-3 मतलब ग्राफिक कार्ड चला पाएगा। तो इसके अंदर आप एक्सटर्नली मॉडिफिकेशन करके एक PCI केबल इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके का आपको अडेप्टर आएगा, वो अगर आप डालते हैं तो बाद में आपका PCI पोर्ट बन जाता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि इसका आप यूज़ ना करें। और पुराने जो पावर सप्लाई होते हैं वो इतने कामयाब नहीं होते हैं माइनिंग रिग के लिए। तो सारे पार्ट्स अगर आप पुराने खरीदते हैं लेकिन पावर सप्लाई आप नया लें तो बेहतर होगा। अगर आपने ये यूज़ करना ही है तो आप इस तरीके के कन्वर्टर केबल लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको रखता हूँ साइड पे क्योंकि हम अपनी इस रिग के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं सिल्वर स्टोन का 500 वाट का पावर सप्लाई जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर हम टोटल 3 ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर पाएंगे। अभी एक ग्राफिक कार्ड जो होता है वो 70 से 80 वाट का बिजली कंजप्शन करता है। तो अगर 3 ग्राफिक कार्ड हो गए तो आप मान लीजिए कि 500 वाट के पावर सप्लाई के अंदर आपके तीनों ग्राफिक कार्ड चल जाते हैं। अगर 6 कार्ड चलाने आपको तो आपको 1000 वाट का पावर सप्लाई चाहिए। आप चाहे तो इसके अंदर 1000 वाट का एक पावर सप्लाई लेके 6 के 6 कार्ड चला सकते हैं और आप चाहे तो उसे पावर सप्लाई 500 वाट प्लस 500 वाट कर सकते हैं। तो वैसे भी काम चल जाएगा। 500 वाट प्लस 500 वाट करेंगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये पावर सप्लाई आपको 4000 के अंदर आ जाता है और जो आपको 1000 वाट का पावर सप्लाई आता है वो तकरीबन 15000 से ऊपर का आता है। तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा वहाँ पर। अगर आप चाहे तो 500 वाट के 2 कर सकते हैं तो उसमें आपको सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी PCI केबल कम ही आते हैं। मैं आपको सारे बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से केबल आते हैं। देखिए पावर सप्लाई जो होता है ये नॉन मॉड्यूलर है। इसके अंदर सारे वायर अंदर से निकले हुए हैं। जो मॉड्यूलर टाइप आता है उसके अंदर पीछे सॉकेट दिए होते हैं। तो आप चाहे तो उसके अंदर एक्स्ट्रा केबल भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा PCI केबल का इस्तेमाल करके ज़्यादा कार चला सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही ग्राफिक कार्ड इसके अंदर चलाने हैं।
अभी देखिए सबसे पहला इसके अंदर केबल जो होता है ये होता है MB24 पिन का होता है, और ये केबल आपका लग जाएगा मदरबोर्ड के अंदर। जो सबसे बड़ा जिसमें पोर्ट होता है उसके अंदर ये केबल लग जाएगा। इसका काम है मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देना। दूसरा एक केबल होता है CPU केबल। अभी CPU जो केबल है वो 8 पिन का आता है। कुछ मदरबोर्ड के अंदर 8 पिन का सॉकेट होता है तो उसमें 8 पिन की 8 पिन लग जाएगी, लेकिन कुछ मदरबोर्ड के अंदर अगर 4 पिन का सॉकेट होता है तो वहाँ पर आपको इसे 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा और एक भाग आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा। जिसके ऊपर लिखा होगा CPU, वो भाग उस 4 पिन के सॉकेट के अंदर लग जाएगा तो आपका मदरबोर्ड रन करेगा। तो जो छोटे मदरबोर्ड होते हैं उसमें 4 पिन का सॉकेट आता है, और जो बड़े मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर आपको 8 पिन का सॉकेट देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो के अंदर जो इस्तेमाल करने वाले हैं मदरबोर्ड, उसमें सिर्फ 4 ही पिन है, तो उसके अंदर हम 4 पिन का केबल लगाएंगे उस सॉकेट के अंदर। उसके बाद एक केबल आता है पेरिफेरल केबल। ये होता है पेरिफेरल केबल। ये केबल आपको DVD ड्राइव या हार्ड ड्राइव को सप्लाई देने के लिए होता है। इस वीडियो के अंदर, इस माइनरी के अंदर हम ना तो DVD ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम इसके अंदर हार्ड डिस्क यूज़ करने वाले हैं, तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे SATA केबल का, क्योंकि SATA केबल जो होता है वो मल्टीपर्पज़ काम के लिए ये बना होता है। आप इसके ज़रिए अपनी SSD को भी सप्लाई दे सकते हैं, और आप इसके ज़रिए अपने राइजर्स को भी सप्लाई दे सकते हैं, यानी कि जो राइजर्स हम अपने ग्राफिक कार्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी इससे सप्लाई दे सकते हैं। अभी इसके अंदर एक और केबल आता है ये फ्लोपी का। वो हमारे कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि फ्लोपी आजकल कोई यूज़ नहीं करता है और माइनरी रिग के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये थे कुछ केबल्स। सबसे इम्पोर्टेंट केबल है वो है हमारा PCI केबल। 500 वाट के पावर सप्लाई के अंदर तकरीबन 1 या 2 PCI केबल आते हैं। इस पावर सप्लाई के साथ में हमें 2 PCI केबल मिले हुए हैं। केबल एक है लेकिन प्लग इसमें 2 दिए हुए हैं, तो इसके ज़रिए हम 2 ग्राफिक कार्ड चला पाएंगे। लेकिन हमें इस वीडियो के अंदर टोटल 3 ग्राफिक कार्ड चलाने हैं, तो जिसके लिए हमें एक और जुगाड़ करना पड़ेगा, PCI स्प्लिटर लगाना पड़ेगा। ये जो PCI स्प्लिटर है वो आपको यहाँ पर आता है इसका सॉकेट, और इस सब 2 प्लग आते हैं जो 2 भाग में और डिवाइड हो जाता है। तो एक PCI के अंदर इसको इंस्टॉल करने से 2 और केबल बन जाते हैं, तो टोटल 3 हमारे पास में PCI केबल बन गए। तो इसके ज़रिए हम 3 ग्राफिक कार्ड चला पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है उसके अंदर ये केबल काफ़ी हैवी है, तो हम अगर 3 ग्राफिक कार्ड एक केबल के ऊपर चलाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, जो आपने वो वाला लेना है जिसमें 2 अलग अलग केबल हो PCI के, और उसमें से एक को फिर आपने 2 भागों में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर टोटल 3 ग्राफिक कार्ड लग जाएंगे इस केबल के ऊपर। अब कैसे लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए किसी GPU के अंदर 6+2 का यहाँ पर सॉकेट दिया होता है, किसी में 6+2 + 6 पिन का भी सॉकेट दिया होता है। ये जो हम ग्राफिक का इस्तेमाल कर रहे हैं RX 570 सफ़ायर के, और कुछ कार्ड हमारे पास में आसूस के हैं, मॉडल सेम है, RX 570 है। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही 6+2 का यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ है, तो हमें अपने इस केबल से काम चल जाएगा। अगर आपके GPU के पिन्स यहाँ पर सॉकेट जो दिए हुए हैं वो 6+2 + 6 दिए हुए हैं, तो आपका ये वाला पावर सप्लाई नहीं चलेगा, तो फिर आपको मॉड्यूलर वाला पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जितने भी केबल एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे कर सकते हैं, और अपने GPU को आप सप्लाई दे पाएंगे। तो यहाँ पर लगेगी पिन ऐसे, ये जो आपका 6+2 का पिन है वो लग जाएगा इस तरीके से, और आपके GPU को पावर मिल जाएगी। GPU में टोटल 2 जगह से हम पावर सप्लाई देते हैं। एक तो यहाँ से देते हैं पावर सप्लाई, और दूसरा आपको यहाँ से देना है पावर सप्लाई। जो नीचे की तरफ एक प्लग सा बना होता है उसके अंदर हम अपना राइजर्स लगाएंगे। आप डायरेक्टली इसको मदरबोर्ड के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप थ्रू राइजर भी इसको चला सकते हैं। तो राइजर्स को सबसे पहले हम कैसे कनेक्ट करना वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राइजर के साथ में हमें 2 केबल और मिलते हैं। एक होता है ये पावर केबल, और दूसरा होता है ये वाला USB केबल। USB केबल के साथ में हमें एक M कनेक्टर भी देखने को मिलता है, जो कि मदरबोर्ड के लिए आता है। और यहाँ पर ये जो सिरा है वो आपका लग जाएगा USB पोर्ट के अंदर यहाँ पर। और पावर का ये केबल है वो 6 पिन का होता है, वो यहाँ लग जाएगा, और इस तरीके से आपका राइजर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपना जो ग्राफिक कार्ड है वो GPU है वो इंस्टॉल
कर लेंगे। तो अभी देख लिया आपने, ऊपर से हमने पावर दिया, नीचे से भी हमने यहाँ पर पावर देना है, और ये आपका डाटा केबल हो गया जो कि ग्राफिक कार्ड का डाटा, जो कि आपके जीपीयू का डाटा मदरबोर्ड के अंदर भेजेगा। अभी यहाँ पर कैसे देंगे हम सप्लाई, तो यहाँ पर थ्रू साटा केबल देंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि साटा केबल काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ काम के लिए होता है। तो यहाँ पर हम राइजर्स को पावर सप्लाई देने के लिए साटा केबल का यूज़ करेंगे। ये चपटी सी पिन आती है और ये इस तरीके से लग जाती है, तो आपका जो राइजर का पावर सप्लाई भी आपने इस तरीके से दे देना है। तो मैंने आपको यहाँ खुले में करके दिखा दिया, और अभी हम जब अपनी स्टैंड के ऊपर इसको लगाएंगे तब पूरा मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। तो और एक केबल होता है पावर केबल, जो कि पावर सप्लाई को पावर देने के लिए होता है। हाँ, ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये वाला जो प्लग होता है उसके लिए अलग से एक आपको सॉकेट ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभी मतलब ये चौकोर पिन वाला भी होता है, कभी कभी गोल पिन वाला भी होता है। यहाँ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन दे सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल आपके घर के प्लग के अंदर ये घुसेगा नहीं, तो इसके लिए आपको एक सॉकेट एडेप्टर लेना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ तक हमारी बात ख़त्म हुई। अभी आगे बढ़ते हैं हम जीपीयू के ऊपर। जीपीयू हम जो भी ख़रीदने जा रहे हैं वो हमने कैसे ख़रीदना है। अगर आप पुराना जीपीयू लेने जा रहे हैं तो आज की डेट के अंदर वो आपको 15,000 से ऊपर का मिलेगा, और नया जीपीयू तो आपको 50,000 की रेंज में आपको मिलेगा। जीपीयू के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप 4 GB का अगर जीपीयू लेते हैं तो आपको इथेरियम को छोड़ के बाकी सारे कॉइन्स इसमें माइन होंगे। अगर आपको इथेरियम माइन करना है तो आपको 4 GB से ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि 6 GB, 8 GB, 12 GB, 24 GB ऐसे आपको जीपीयू खरीदने पड़ेंगे। अलग अलग जीपीयू अलग अलग एल्गोरिदम के ऊपर, अलग अलग कॉइन के ऊपर अलग अलग हैश रेट देते हैं। ये सेंटेंस आप ध्यान में लें। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये जीपीयू कितनी हैश रेट देता है, तो हैश रेट जीपीयू का नहीं होता है। हैश रेट उस पर्टिकुलर कॉइन के एल्गोरिदम के ऊपर, ये जीपीयू किस हिसाब से कितनी स्पीड के ऊपर एल्गोरिदम को सॉल्व करता है उसकी स्पीड के ऊपर निर्भर होता है, तो उसको बोलते हैं हम हैश रेट। यही जीपीयू अगर हम RX 570 की बात करें तो इथास एल्गोरिदम के ऊपर आपको ये 28 to 29 का हैश रेट देगा, 28 मेगा हैश, और रेवन कॉइन के ऊपर ही आपको ये 10 मेगा हैश देगा। तो कॉइन चेंज हुआ, एल्गोरिदम चेंज हुआ, तो आपका हैश रेट भी चेंज हो जाता है। यही जीपीयू आपको अर्गो के ऊपर कुछ और हैश रेट देगा, यही जीपीयू आपको फ्लक्स कॉइन के ऊपर कुछ और हैश रेट देगा। तो जीपीयू अलग अलग कॉइन के एल्गोरिदम के ऊपर अलग अलग हैश रेट देता है, ये बात आपने ध्यान में लेनी है। सभी की हैश रेट, सभी जीपीयू की अप्रोक्सीमेट प्राइस और कौन से कॉइन के ऊपर कितनी हैश रेट देता है, ये सारी लिस्ट मैंने अपने ब्लॉग के अंदर दिया हुआ है। ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, अभी बात करते हैं हम राइजर्स की। राइजर्स के बारे में आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर कुछ वर्जन्स होते हैं राइजर्स के। यहाँ पर मैं कुछ राइजर्स का सैंपल आपको बताने जा रहा हूँ। ये है वर्जन 8। इसमें छोटे छोटे 4 कैपेसिटर वाला है, ये वर्जन 8 का है। ये काफ़ी पुराना राइजर है, अभी कोई इसको माइनिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन फिर भी मेरे पास पड़ा था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा है यहाँ पर, ये है वर्जन 9 का। इसमें 4 बड़े कैपेसिटर दिए हुए हैं। ये भी आजकल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये 4 कैपेसिटर वाला है, इसलिए ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। कभी कभी क्या कैपेसिटर फट जाते हैं और राइजर ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद एक वर्जन 9S आया हुआ है, इसमें भी टोटल 4 कैपेसिटर थे, लेकिन ये वर्जन 9 से अच्छा था। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो चल रहा है वर्जन 10S। इसके अंदर टोटल 8 कैपेसिटर दिया हुआ है। ये राइजर काफ़ी ड्यूरेबल है, और आपको राइजर जलने की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, ये अगर आप ये राइजर ख़रीदते हैं तो। इसकी कीमत आपको 800 रुपये से 1000 रुपये के बीच में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बाज़ार में थोड़ा सस्ता भी आपको मिल सकता है। तो ये तो हो गया राइजर के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं अपने मेन पार्ट मदरबोर्ड, जो कि हार्ट ऑफ दी कंप्यूटर जिसको बोलते हैं। तो ये होगा आपका मदरबोर्ड। यहाँ पर मैं जो मदरबोर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं पुराना, जो कि एक पुराने पीसी से निकाल के मैं लेके आया हूँ। तो इसका मॉडल है गीगाबाइट का GA-H61M-S1 मदरबोर्ड। इसके अंदर टोटल 3 PCI पोर्ट दिए हुए हैं, एक PCI एक्सप्रेस दिया हुआ है, और
दो इसमें दिए हुए PCI मिनी, जिसको PCI इंटू 1 बोलते हैं, और इसको PCI एक्सप्रेस इंटू 16 बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली हम इसके ऊपर ग्राफिक कार्ड अपना इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप सिंगल ग्राफिक कार्ड की रिग लगाना चाहते हैं तो आपको कोई राइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसको मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करके इसको यहाँ पर पावर सप्लाई देके आप अपना एक सिंगल कार्ड से माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार्ड एक्सटेंड करने हैं तो आपको ये PCI मिनी पोर्ट, जिसको PCI इंटू 1 बोलते हैं, इसका आप इस्तेमाल करके राइजर कनेक्ट करके और ज़्यादा कार्ड इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। जितने लेकिन PCI पोर्ट होंगे उतना ही आपके कार्ड इसमें इंस्टॉल हो पाएंगे। तो आपने जो भी मदरबोर्ड लेते हैं आपका फ्यूचर एक्सपांशन को ध्यान में लेते हुए आपने लेना है। मान लीजिए कि आपने सिर्फ 3 ही कार्ड चलाने हैं तो आपने सिर्फ 3 PCI पोर्ट वाला मदरबोर्ड आपका चल जाएगा। तो वो नॉर्मल मदरबोर्ड के अंदर आपको 1 से 2 PCI पोर्ट तो आते हैं। 3 वाला मदरबोर्ड है थोड़ा सा आपको अच्छा मिल जाएगा, और ये तकरीबन आपको जो पुराने मदरबोर्ड है उसमें 3 पोर्ट आते हैं वो आपको सस्ते मिल जाएंगे। इसका प्राइस है 8500। 8500 के अंदर ये प्रोसेसर के साथ में, रैम के साथ में, CPU फैन के साथ में पूरा आया हुआ है। इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है i3 का 5th जनरेशन का, और रैम लगी है इसके अंदर DDR4 4GB का। माइनिंग के लिए सिर्फ 4GB की रैम ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रेप्टोनियम की माइनिंग भी साथ में करना चाहते हैं तो अगर आप हैवी प्रोसेसर यूज़ करके रेप्टोनियम की माइनिंग करना चाहते हैं, जिसके अंदर कि 24 थ्रेड के आते हैं, कुछ 18 थ्रेड के जो प्रोसेसर आते हैं, उसके अंदर आप रेप्टोनियम की माइनिंग कर सकते हैं। तो आपको 16GB की रैम आपको ख़रीदना ज़रूरी बन जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ GPU माइनिंग करने जा रहे हैं तो आपको 4GB से ज़्यादा रैम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। 4GB से रैम से आपका काम चल जाएगा। प्रोसेसर आप मिनिमम से मिनिमम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं i3 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें प्लेंटियम का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर कोर टू ड्यूओ भी कर सकते हैं यूज़। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि प्रोसेसर आप इसमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेसर जस्ट एक एल्गोरिथम को रन करने के लिए हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। हमें कोई ज़्यादा हैवी काम इसके अंदर नहीं करना है, तो प्रोसेसर आपका बेसिक होगा तो भी चल जाएगा। अभी मदरबोर्ड हम कौन सा लें? मदरबोर्ड आपको ये जितने भी मॉडल है वो मैंने अपने ब्लॉग के अंदर मेंशन किए हुए हैं, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं। अगर आप 3 PCI स्लॉट का मदरबोर्ड लेते हैं तो आपके लिए आसूस का 110M CS मदरबोर्ड भी है। आप चाहे तो H61M मदरबोर्ड ले सकते हैं। राइजन में अगर जाना है तो आपको फिर 390, 370 मदरबोर्ड ले सकते हैं। अगर आपने 6 PCI पोर्ट जिसमें है वैसा मदरबोर्ड चाहिए तो आप TB250 BTC Pro ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका i3 6 या 7 जनरेशन का आपका उसमें प्रोसेसर लग जाएगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा PCI पोर्ट वाला मदरबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो जिसमें कि 12 PCI पोर्ट होते हैं, तो आपको TB250 12 PCI पोर्ट का भी मदरबोर्ड मिल जाएगा आपको, प्लस TB360 आपको ये 12 का मदरबोर्ड मिल जाएगा, जिसके अंदर टोटल 12 कार्ड आपके लग जाएंगे। लेकिन उसके अंदर आपका i3 का मिनिमम से मिनिमम आपका जो प्रोसेसर लगेगा उसमें 8 या 9th जनरेशन का आपका प्रोसेसर उसमें लगेगा, क्योंकि जैसे मदरबोर्ड थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है तो उसमें प्रोसेसर भी आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड लगाना पड़ता है। ये चीज़ आप जो भी मदरबोर्ड खरीदेंगे उसके डिब्बे के ऊपर लिखा होगा कि आपको इसमें कौन सा प्रोसेसर लगेगा और कौन सी रैम लगेगी और कौन सा CPU फैन लगेगा। आप चाहे तो SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइनिंग OS को इंस्टॉल करने के लिए। आप विंडोज़ के अंदर अगर माइनिंग करना चाहते हैं तो SSD के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करके आप माइनिंग कर सकते हैं। आप SSD के अंदर हाइव OS या दूसरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए कि आपने अगर सिंपल माइनिंग यूज़ करना है तो उसको भी इंस्टॉल करके आप माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम अपनी फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हमारे पास में ये बूटेबल पेन ड्राइव है जिसके अंदर हमने हाइव OS का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये हमारे इस पूरे माइनिंग सेटअप के अंदर जो बूटिंग डिवाइस के लिए सिर्फ पेन ड्राइव यूज़ होगी। मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर, रैम वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको अगर देखना है तो मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। हम लेते हैं अपना अगला पार्ट जो कि है राउटर। आप इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो छोटा सा USB राउटर भी आता है, USB चिप भी आती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं एज अ वाईफाई, और अपना मोबाइल को कनेक्ट करके आप अपने रिग के अंदर, आप अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं डिजिसॉल का एक राउटर है जो कि बिना सिम स्लॉट का है, जिसके अंदर इथरनेट केबल के जरिए हम अपने रिग के अंदर इंटरनेट कनेक्शन देंगे।
आप चाहे तो वाईफाई यूएसबी से भी कनेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन एक एंगेज हो जाएगा, जो कि मैं मानता हूं कि अपना मोबाइल फ़ोन एंगेज करने से अच्छा है आप कोई राउटर खरीद लीजिए। ये राउटर आपको विदाउट सिम स्लॉट का राउटर आपको मिलेगा तकरीबन 1800 से 2000 रुपये मिल जाएगा। अगर आप विथ सिम स्लॉट का राउटर लेते हैं तो आपको वो 4000 के आसपास मिल जाएगा, तो वो बेहतर होता है। एक बार सिम उसमें लगा लीजिए, बाद में आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस तरीके से अपनी रिग को इंटरनेट कनेक्शन देना है। हम इसमें ये वाला राउटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी बात आती है मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की। हम इस वीडियो के अंदर इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पहली बार जब बूट होता है तब बायस को सेटिंग के लिए करेंगे। आप चाहे तो उसको ना खरीदें तभी भी ठीक रहेगा। आप चाहे अगर आपको माइनिंग के अंदर एक्चुअली माइनिंग कैसे हो रही है वो देखना है, या आपको माइनिंग को मॉनिटर करना है, तो आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं तो नहीं खरीदना चाहते तो आप नहीं भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मोबाइल के ऊपर भी दिख जाएगी। तो आप किसी से मांग के भी ये अपना एक वन टाइम के लिए आप थोड़ा सा सेटिंग करके बाद में आप उसको वापस भी कर सकते हैं। तो ये पैसे हम इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि भाई मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस को हम अपने रिग के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो इतना आपका बजट बढ़ जाएगा। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके अंदर हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बूटिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बायोस सेटिंग के लिए। बाद में जितनी भी सेटिंग्स है, जो भी मॉनिटर करना है, हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये सब मॉनिटर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने मॉनिटर लगाना है तो आपने इसके लिए VGA केबल मॉनिटर का दिया हुआ है, और आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर VGA केबल का पोर्ट नहीं दिया हुआ है तो आपने ये HDMI to VGA कन्वर्टर लेना पड़ेगा, और इसके ज़रिए आप अपने मॉनिटर के अंदर आपकी स्क्रीन देख पाएंगे। तो इस तरह लग जाएगा, यहाँ पर आपका VGA केबल लग जाएगा। वो हम पिछली वीडियो के अंदर भी हमने देखा हुआ है, और अभी भी हम इस वीडियो के अंदर भी उसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए अभी हम पूरे के पूरे पार्ट्स अपने रिग फ्रेम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। हमने जो पिछली वीडियो के अंदर ये एक रिग स्टैंड बनाया था, इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे अपना मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हम इस जगह पर इंस्टॉल करेंगे। तो मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए हमने एक फॉर्म लिया हुआ है, और फॉर्म के ऊपर हम इसको रखेंगे, और इसके बाद इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। याद रहे, ये वाले जो आपके सॉकेट है, पोर्ट है, सारे बाहर की तरफ हो। चाहे आप यहाँ भी कर सकते हैं, चाहे आप पीछे की तरफ ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि आपको केबल लगाना आसान हो जाए। हम यहाँ पर आगे की तरफ करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, और यहाँ पर हम अपने केबल यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, स्क्रू के साथ में फिट कर देता हूँ। चलिए, हमारा मदरबोर्ड अभी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमने इंस्टॉल करना है अपना पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इसको अच्छी तरह से बांध भी सकते हैं। सबसे पहला हमने केबल जो लगाना है वो ये है, बड़ा वाला केबल। ये हमारा पीछे की तरफ दिया हुआ है इसका सॉकेट, तो हम इसके अंदर लगा देते हैं। अभी इसका CPU केबल हम लगाते हैं। CPU केबल हमारा सिर्फ 4 पिन का है, तो 4 पिन हम लगा देंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ लगा देंगे। तो हमारा मदरबोर्ड का सारा कनेक्शन हो गया है। अभी हम लेते हैं कनेक्शन अपना राइजर का, जो कि राइजर हमारे 3 लग जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, 1, 2 और 3। आप चाहे तो इसे स्क्रू के साथ में भी फिट कर सकते हैं। अभी हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा
6 पिन का पावर सप्लाई, तीनों में लगा देते हैं हम। अभी लेते हैं हम अपना USB केबल जो कि डाटा केबल है। हम अभी अपने ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले मैं ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर देता हूँ। और इसको यहाँ पर स्क्रू से हम फिट कर देंगे। अभी हमारा ये ग्राफिक कार्ड बिल्कुल हिल नहीं पाएगा। तीनों ग्राफिक कार्ड हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, तीनों जीबी हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं और अभी हमने कनेक्शन देना है इनको पावर के लिए। तो लेते हैं हम अपना PCI केबल और तीनों में एक एक करके लगा देंगे। सिक्स प्लस 2 को मिला देते हैं और पहले GPU के अंदर हम लगा देते हैं, दूसरा लगा देते हैं हम दूसरे GPU के अंदर, तीसरे को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए लग गए, तीनों हमारा पावर केबल अभी इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हमें देना है राइजर्स को पावर। तो राइजर्स को पावर देने के लिए हमने यहाँ पर SATA केबल का इस्तेमाल करेंगे। SATA केबल के अंदर इस SATA केबल में 2 यहाँ पर पोर्ट दिए हुए हैं और इस SATA केबल में 2 पोर्ट दिए हैं, तो हमें सिर्फ 3 का इस्तेमाल करना है। तो 2 में है 1 में कर देता हूँ और दूसरे को भी यहाँ लगा देता हूँ और तीसरे SATA केबल को मैं लास्ट GPU के अंदर भी कनेक्ट कर देता हूँ। अभी हमारा GPU का कनेक्शन हो गया है, सिर्फ हमने अभी GPU से जो डाटा जाएगा वो मदरबोर्ड के अंदर भेजना है। अभी बात आती है कि हमारे को यहाँ पर 2 PCI×1 दिए हुए हैं, जो कि PCI मिनी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर एक M कनेक्टर लग जाएगा, लेकिन आप अगर ये तीसरा बड़ा वाला जो PCI एक्सप्रेस दिया हुआ है जिसके अंदर डायरेक्टली ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर ये कैसे लग पाएगा? तो उसके अंदर भी सेम उसी तरीके से लग जाएगा जैसे कि हम PCI मिनी में लगाते हैं, वैसे ही M कनेक्टर आपका लग जाएगा। अभी हम अपने USB केबल को मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं 1 बाय 1। ये देखिए मैं लास्ट वाला भी लगा रहा हूँ उसी तरीके से जैसे कि हमने PCI मिनी के अंदर लगाया था। सेम इसी तरीके से ये लग जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे अपना वाईफाई राउटर, लेकिन इससे पहले ये जो केबल्स का जाल है उसको मैं सही कर लेता हूँ।
चलिए अभी हम अपना राउटर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा राउटर है और इसको हम लगाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर लगाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था हम इसको यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। चलिए हमारा राउटर भी अभी लग गया है। उसको हम इंटरनेट केबल से अपने मदरबोर्ड के अंदर इंटरनेट देते हैं, तो जिसके लिए मैं इसको इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर, और अपने मदरबोर्ड के अंदर हमने इंटरनेट केबल से इंटरनेट देना है। इसका सॉकेट यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी अभी हो चुका है। अभी हमें राउटर को पावर सप्लाई देना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर नहीं बताऊँगा, वो आप जिस भी कंपनी का राउटर लेते हैं तो उसके मैनुअल में वो लिखा होता है कि उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इस राउटर को इंटरनेट देंगे और राउटर से फिर आपका इंटरनेट मदरबोर्ड में आएगा। चलिए अभी हम हमारा पावर सप्लाई का पावर केबल अटैच कर देते हैं। अभी राउटर को भी हम सप्लाई दे देते हैं। राउटर का ये एडेप्टर है, ये राउटर के सप्लाई के लिए और ये पावर सप्लाई के लिए। और अभी हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे अपना मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, जो कि पहली बार बायोस की सेटिंग के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये है मेरा मॉनिटर, इसको हम लगा देते हैं। पुराना है, ये भी ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 1000 रुपये का आया था ये। इन सब कामों के लिए मैंने रखा हुआ है इसको। और ये है मेरा कीबोर्ड और माउस, और ये है मेरा माउस। तीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं और अपना रिग हम स्टार्ट करते हैं। और अपना ये है बूटेबल पेन ड्राइव, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर। ओके, अभी हमारे रिग बिल्कुल रेडी है। हमने एक लास्ट काम करना बचा हुआ है, जो कि अपने मॉनिटर के अंदर स्क्रीन लाने के लिए हमने HDMI पोर्ट का कनेक्शन करना है इसका। तो ये पीछे लगाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे कहाँ पर लगेगा। ये आपको ग्राफिक किसी भी एक ग्राफिक कार्ड के अंदर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं फर्स्ट वाले में कर लेता हूँ। यह HDMI पोर्ट दिया हुआ है और ये HDMI एडेप्टर है, और इसके साथ में हम लगा देंगे अपना VGA केबल, जो कि मॉनिटर की तरफ से आया हुआ है। चलिए, ये हो गया हमारा बिल्कुल कनेक्शन रेडी। अभी हम अपने रिग को स्टार्ट करते हैं।
तो हमारी रिग बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है और हमें इसको रन करना है। रन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और कुछ और वर्किंग की सेटिंग है, बायोस की सेटिंग है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन संबंधी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। पार्ट 4 में हम इसकी टोटल कॉस्टिंग और इसकी अर्निंग के बारे में भी देखेंगे।